Hello guys, welcome back in RHL tutorial number 15. Today we are going to discuss about DNS server, why we need a DNS server, how to configure a DNS server and different types of DNS servers. So आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है DNS का फर्स्ट टाइप जो कि है कैशिंग ओनली नेम सर्वर या कैशिंग ओनली DNS सर्वर. ओके. सो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बेसिक्स ऑफ डीएनएस एंड फर्स्ट टाइप ऑफ डीएनएस सर्वर. सो लेट्स स्टार्ट. तो हम कैशिंग ओनली डीएनएस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन से पहले कुछ बेसिक्स देखेंगे डीएनएस के कि हमें डीएनएस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी बेसिकली, एंड कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, कुछ फाइल्स के बारे में जानेंगे जो डीएनएस से रिलेटेड है, इंस्टॉलेशन के बारे में जानेंगे. तो देखते हैं. तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं डीएनएस के. तो डीएनएस, तो फर्स्ट हमें डीएनएस की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. तो डीएनएस मींस डोमेन नेम सर्वर. जैसा कि हमारा नाम सजेस्ट कर रहा है डोमेन नेम सर्वर, मतलब ये डोमेन नेम से रिलेटेड कुछ है. तो हमारे सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हमें डीएनएस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी. तो हमारी आज की डेट में आज बहुत सारे डोमेन्स हम जानते हैं, याद रखते हैं, जैसे लाइक facebook.com, gmail.com, google.com, yahoo.com, bing.com एंड बहुत सारे डोमेन्स हैं जो हमारी फेवरेट वेबसाइट्स होती हैं या फिर हम जिनको रिसेंटली विजिट करते रहते हैं तो उनको हम रिमेंबर करते हैं. सपोज़ कि हमारे पास डीएनएस नहीं होते या फिर डोमेन नेम्स नहीं होते तो क्या होता कि हमें हर किसी जो वेबसाइट है उसका एक आईपी याद रखना पड़ता, जो कि बहुत ही मुश्किल था क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड नंबर्स को याद नहीं रख सकता. वो इजीली नाम को इजीली रिमेंबर कर सकता है. जैसे facebook.com है, google.com है. अगर इनकी जगह हमें कुछ आईपीज़ याद रखने होते जैसे 174.168.1.1 ऐसी तरह से याद रखने पड़ते तो बहुत ही मुश्किल हो जाता. तो हर एक डोमेन नेम एक पर्टिकुलर आईपी से कनेक्टेड होता है. तो हमें एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ी और ऐसी इंटरमीडिएटर की ज़रूरत पड़ी जो ये काम ऑटोमेटिकली करता रहे. तो हम अगर उसे डोमेन नेम दें वो ऑटोमेटिकली उसे एक आईपी में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि हमारे कंप्यूटर्स नंबर्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और नंबर्स पे इजीली वर्क कर सकते हैं, और ह्यूमन जो है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज पे इजीली वर्क कर सकता है. तो डोमेन नेम सर्वर हमने बनाया, डिस्कवर किया. वो क्या करता था कि जब भी हम ब्राउज़र में एक डोमेन नेम की क्वेरी डालते थे लाइक www.google.com, तो वो उससे रिलेटेड जो आईपी होता था उससे रिजॉल्व करके देता था और उसकी रिक्वेस्ट को पर्टिकुलर आईपी पे सेंड कर दिया जाता था. तो बेसिकली डोमेन नेम क्या करता था कि डोमेन नेम हमने एक डीएनएस को प्रोवाइड किया और डीएनएस ने उसको रिजॉल्व किया एंड उससे रिलेटेड हमें आईपी प्रोवाइड कर दिया. तो दिस इज़ अ बेसिक वर्किंग ऑफ डीएनएस सर्वर. तो जब भी हम एक ब्राउज़र में यूआरएल डालते हैं लाइक www.facebook.com, तो क्या होता है कि सबसे पहले हमारे लोकल डीएनएस के पास जाता है जो कि हमारे एक सर्वर में होता है. सॉरी, सर्वर पे बोल रहा हूँ, जो कि हमारा लोकल सिस्टम पे होता है. देन मे बी अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई डोमेन नेम सर्वर या डीएनएस इस्टेब्लिश किया हुआ है तो उसके पास जाएगी रिक्वेस्ट. आफ्टर देन अगर उस पर भी रिजॉल्व नहीं होता है तो हमारे मॉडेम के डीएनएस पे जाएगी, क्योंकि मॉडेम में भी एक डीएनएस होता है. आफ्टर देन हमारे बाहर के आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के डीएनएस पे जाएगी, और कई सारे डीएनएस हमारे लेवल बाई लेवल होते हैं, उनके पास रिक्वेस्ट जाके हमारा जो आईपी है वो रिजॉल्व हो जाता है. ओके. तो दिस इज़ द बेसिक वर्किंग ऑफ अ डीएनएस. मैंने डीएनएस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया आपको समझाने के लिए. फर्स्ट इज़ कैशिंग ओनली DNS, or we can say caching only name server. Okay. Second is primary DNS.
थर्ड इज सेकेंडरी डीएनएस। ओके, इनके साथ में हमें कुछ और टर्म्स ऐड जान लेने चाहिए, लाइक जोन। जब भी हम एक डोमेन नेम बनाते हैं, कोई क्रिएट करते हैं डोमेन नेम, तो हमें एक उसका जोन रेडी करना पड़ता है हमारे डीएनएस सर्वर पे। लाइक अगर हम एक डोमेन नेम क्रिएट करना चाहते हैं umyhacker.com, तो उसका हमें एक जोन फाइल क्रिएट करनी होगी डीएनएस सर्वर पे, जो कि हम प्राइमरी और डीएनएस सेकेंडरी डीएनएस पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी हम ब्रीफ में जान लेते हैं। तो जोन में हमारे नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स होते हैं, लाइक ए रिकॉर्ड, क्वाड ए रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड एंड एमएक्स रिकॉर्ड। ओके, तो दीज आर द रिकॉर्ड्स जो कि जोन फाइल के अंदर इंक्लूड होते हैं, और हम नंबर ऑफ़ फाइल्स में एंट्रीज़ को करेंगे। देन हमारे पास फॉरवर्ड लुकअप होता है, या फिर हम कह सकते हैं फॉरवर्ड जोन होता है, एंड रिवर्स लुकअप होता है, और हम कह सकते हैं कि रिवर्स जोन होता है। तो ये जो जोन्स हैं, इनके जो टाइप्स हैं, हम इनको नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फॉरवर्ड जोन और रिवर्स जोन जो है बनाते हैं, किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं एक डीएनएस को फॉरवर्ड जोन पे और रिवर्स जोन पे। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हमें जाननी चाहिए थी, हम देख लिए हैं। तो अब हम मूव कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशंस पे या फिर उनकी फाइल्स पे। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। तो अब जो हमारे डीएनएस अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है आरएचएल में, तो जैसा कि हम जानते हैं कोई भी चीज़ कॉन्फ़िगर करनी है तो हमें पैकेजेस चाहिए। तो आरएचएल 6 में जो पैकेज यूज़ होता है वो होता है बाइंड पैकेज, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, बाइंड पैकेज। ओके, तो हम एक क्वेरी लिखते हैं, क्वेरी से पता करते हैं rpm -qa, एंड हम इसको ग्रैब करते हैं विद नेम्ड। हमारी दो तरह की सर्विसेज होती हैं, या फिर दो तरह के पैकेजेस होते हैं, एक नेम्ड सर्वर नेम्ड पैकेज और बाइंड पैकेज। बेसिकली हमें आरएचएल 6 में बाइंड पैकेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एंड बाइंड पैकेज का जो मेन पैकेज होता है वो होता है बाइंड यूटिल्स। ओके, तो सबसे पहले हम बाइंड यूटिल्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसके लिए क्वेरी लिस्ट हम चलाते हैं, rpm क्वेरी लिस्ट के लिए हमारे पास कमांड थी -ql एंड बाइंड -utils। ओके, तो these are the commands और files related to bind utils। तो यहाँ पर कुछ कमांड्स हैं, लाइक dig है, होस्ट है, ns lookup है, ns update है, जो कि डोमेन नेम की IP रिजोल्यूशन में हमारी हेल्प करते हैं, और हम नंबर ऑफ़ क्वेरीज जनरेट कर सकते हैं रिलेटेड टू डोमेन नेम्स। ठीक है, लाइक हम देखते हैं होस्ट। अगर मैं लोकल होस्ट डालता हूँ तो इसने उसका एड्रेस जो है, उसका आईपी जो है, रिजॉल्व करके मुझे दे दिया 127.0.0.1। ओके, इसी तरह से अगर मैं होस्ट के साथ में अगर कोई डोमेन नेम डालता हूँ लाइक www.google.com, तो ये google.com का मेरे को जो आईपी एड्रेस रिजॉल्व होकर आएगा वो शो करेगा। बट अभी हम एक लोकल कनेक्शन से अभी कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। तो जब हम इंटरनेट से कनेक्ट हों और अगर हम www.google.com डालेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ आईपीज़ की एंट्रीज़ जो है यहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो ये हम जब इंटरनेट से कनेक्ट होंगे अभी, तो तब देखते हैं करके। नेक्स्ट हम जो बाइंड पैकेज है, बाइंड पैकेज को सर्च करके देखते हैं, या फिर हम नेम्ड पैकेजेस को सर्च करके देखते हैं। तो नेम्ड ये हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, एंड हम बाइंड को भी सर्च कर सकते हैं।
लेकिन हमारे पास पूरे पैकेजेस इंस्टॉल नहीं होते यहाँ पे, तो हम सभी पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड हम जानते हैं, yum इंस्टॉल और बाइंड, एस्ट्रिक लगा सकते हो सारे पैकेजेस को। अगर हमें कैशिंग ओनली नेम सर्वर के लिए चाहिए तो हम बेसिक बाइंड से भी काम चला सकते हैं। अगर हमें प्राइमरी और सेकेंडरी करना है तो हमें एस्ट्रिक के साथ सारे पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ अगर हम ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं यम सर्वर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो आप लास्ट वीडियोस में जाके यम सर्वर को देख सकते हो, कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं यम की और किस तरह से इंस्टॉलेशन करते हैं यम के साथ। तो बाइंड पैकेज जो है मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है मेरे सिस्टम में फॉर कैशिंग एंड नेम ओनली सर्वर के लिए। तो अब इससे रिलेटेड कुछ फाइल्स हैं, कुछ क्वेरी लिस्ट पे कमांड्स हैं, उनको पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस पैकेज की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो पैकेज की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैंने कमांड RPM के लेक्चर में बताई थी, -QI एंड पैकेज का नाम। ओके, तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन लाइक नेम, पैकेज का नाम है बाइंड, वर्जन है 9.7.0, रिलीज डेट दिस एंड इंस्टॉलेशन डेट दिस, सोर्स RPM का सोर्स कोड है, वेंडर कौन है, सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। एंड बाइंड की फुल फॉर्म दिख रही है यहाँ पे, बार्कले इंटरनेट नेम डोमेन, एंड उसकी इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि IP रिजॉल्वर की तरह वर्क करता है। अब हम कुछ और कमांड चलाते हैं। क्वेरी लिस्ट के लिए मैंने कमांड बताई थी -QL एंड बाइंड। ठीक है। नंबर ऑफ़ फाइल्स हैं जिन पे ये पैकेज डिपेंडेंट है, या पे हम ये कह सकते हैं कि जब ये पैकेज इंस्टॉल होता है तो ये नंबर ऑफ़ फाइल्स इंस्टॉल होती है हमारे सिस्टम में। नाउ हमने देखा कि सबसे पहली जो हमारी फाइल है वो है /etc/logrotate.dnamed। ओके, तो ये जो फाइल है ये एक लॉग से रिलेटेड फाइल है। देख लेते हैं हम क्या करती है ये फाइल। लेस /etc/log/etc के अंदर थी log rotate.d/named। ओके, तो दिस इज़ अ लॉग फाइल। जो भी लॉग्स जनरेट होंगे वो यहाँ पर स्टोर होते हैं सारे के सारे। DNS सर्वर कई सारे लॉग्स बनाता रहता है, सेकेंडरी और प्राइमरी DNS जो है लॉग्स जनरेट करते रहते हैं, वो सारे के सारे लॉग्स जो हैं यहाँ पे जनरेट होते हैं एंड यहाँ पर स्टोर होते हैं। इस फाइल की जो परमिशन होती है वो होती है 644। एंड जो हमारे सर्विसेज हैं, सर्विसेज किस तरह से लोड होनी है, किस तरह से सर्विसेज कहाँ पे लोड होनी है, किस तरह से लोड होनी है, वो सारी की सारी जो स्क्रिप्ट है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नाउ हम फिर से क्वेरी लिस्ट पे आते हैं, कुछ और फाइल्स को देख लेते हैं ऊपर से। तो हमारी सेकंड फाइल जो है वो है नेम्ड। दिस इज़ नॉट द फाइल, ये एक डायरेक्टरी है जो कि हमारी जोन कंटेनर डायरेक्टरी बोलते हैं। जब भी हम एक नया डोमेन नेम क्रिएट करते हैं उसके साथ में एक जोन क्रिएट होता है, जैसे कि मैंने बेसिक्स में बताया था। तो जो जोन्स क्रिएट होता है उसके साथ नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स जनरेट होते हैं, जैसे A रिकॉर्ड, क्वाड A रिकॉर्ड, NX रिकॉर्ड, MX रिकॉर्ड्स। वो रिकॉर्ड्स हमें नंबर ऑफ़ फाइल्स में स्टोर करने पड़ते हैं। वो फाइल्स जो हैं हमारी /etc/named के अंदर स्टोर होती हैं। तो ये जो फाइल होती हैं, जितने नंबर ऑफ़ हम डोमेन नेम क्रिएट करेंगे उतने नंबर ऑफ़ जोन्स क्रिएट होंगे एंड उतनी नंबर ऑफ़ फाइल्स क्रिएट होंगी, जो कि सारी की सारी /etc/named के अंदर स्टोर होंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट फाइल इज़ नेक्स्ट इज़ /etc/name.conf। ये हमारी ग्लोबल जोन फाइल होती है। जो भी हमारा जोन क्रिएट होता है, जोन कब क्रिएट होता है, जब हमारा नंबर ऑफ अब एक नया डोमेन क्रिएट होता है। नया डोमेन जब क्रिएट होगा तो एक जोन क्रिएट होगा, जब जोन क्रिएट होगा तो उसकी एंट्री इस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल में होती है। ठीक है, देखते हैं कैसे होती है। इस फाइल को देख लेते हैं, name.conf। ओके, तो ये हमारी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। यहाँ पे
हम इसे VI से देखते हैं, VIM एडिटर से देखते हैं। ओके, तो ये हमारी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट में सारी चीज़ें इनेबल रहती हैं। लिसन पोर्ट ऑन पोर्ट 53, हमारा जो DNS रेजोल्यूशन की जो प्रोटोकॉल्स हैं वो UDP पोर्ट 53 को यूज़ करके वर्क करती हैं। ये IPv4 की रिकॉर्ड्स है, IPv6 का रिकॉर्ड है। डायरेक्टरी जो हमारी जोन फाइल है वो कहाँ पर स्टोर होती हैं, वो डायरेक्टरी का पाथ है। डम फाइल्स स्टोर कहाँ पर होंगी उसका पाथ है। एंड जो अदर डेटा है वो स्टोर कहाँ होगा उसका पाथ है। एंड द अलाउ क्वेरी, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो स्टोर होता है वो होता है लोकल होस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट होता है क्योंकि सारी की सारी क्वेरीज जो है लोकल होस्ट से आती हैं। लेकिन अगर हम एक नेम सर्वर एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेब्लिश कर रहे हैं देन हमारे नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स हैं वो भी क्वेरी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे स्पेसिफिक IP दे सकते हैं, स्पेसिफिक डोमेन नेम दे सकते हैं, और अगर हम एनी लिख देते हैं तो वो किसी भी क्वेरी को लेके उसको रिजॉल्व कर सकता है। नाउ सेकंड इज़ रिकर्जन। रिकर्जन क्या करता है कि अगर कोई क्वेरी हमारे DNS के पास आई और अगर वो सॉल्व नहीं हुई, रिजॉल्व उसका IP जो है नहीं मिलता है हमारे DNS पे, तो रिकर्जन क्या करेगा, उसको बाहर इंटरनेट के किसी थर्ड डोमेन नेम सर्वर या DNS पे सेंड करेगा। वहाँ से उस डोमेन नेम को रिजॉल्व करेगा IP को, एंड उसे अपने पास स्टोर करेगा एंड देन क्लाइंट को सेंड करेगा। ओके, देन ये जो है हमारे डोमेन नेम की जो जोन फाइल्स हैं उनकी एंट्रीज़ हैं। यहाँ पे एंट्रीज़ की हुई हैं मैंने, तो इनको हम बाद में देखते हैं। अभी हम फिर से क्वेरी लिस्ट पे जाके कुछ और फाइल्स को देख लेते हैं। तो कुछ और फाइल्स हैं, हमने देख लिया name.conf। अब आती है फाइल name.rfc1912.zones, जो हमारा लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट की जो जोन्स फाइल हैं, जोन एंट्रीज़ हैं, वो सारी की सारी एंट्रीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। चलिए देखते हैं। /etc/named.rfc.zone। ओके, तो ये जो है यहाँ पे जोन की जो नंबर ऑफ जोन एंट्रीज़ हैं वो सभी यहाँ पर अवेलेबल हैं। IPv4, IPv6 एंड अदर एंट्रीज़ जो है जोन की सारी की सारी अवेलेबल है। नाउ फिर से हम क्वेरी लिस्ट पे आ जाते हैं, क्वेरी देख लेते हैं, और कई सारी क्वेरीज हैं जो हमारे काम आएंगी, हमें जानना ज़रूरी होती है यहाँ से। द नेक्स्ट इज़ etc.rc.d.init.d and /named। ये जो स्क्रिप्ट है ये हमें बताती है कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो किस टर्मिनल पे ऑफ हैं, किस टर्मिनल पे ऑन है। चलिए देख लेते हैं। chk config -list और हमारा नेम्ड सर्वर। ओके, तो अभी देखो सारे हमारे पास 6 टर्मिनल्स हैं और 6 टर्मिनल पे हमारे DNS सर्वर की जो सर्विस है वो ऑफ है। चलिए हम अपने टर्मिनल पे देख लेते हैं हमारे टर्मिनल पे क्या है स्टेटस। तो सर्विस का नेम है नेम्ड और हमें देखना है स्टेटस। तो हमारे स्टेटस जो है हमारे टर्मिनल पे स्टॉप्ड है। ठीक है, तो ये जो हमारी स्क्रिप्ट फाइल है वो हमें ये बताती है कि हमारी जो DNS की सर्विसेज हैं वो किस टर्मिनल पे ऑन है और किस टर्मिनल पे ऑफ है। नाउ नेक्स्ट इज etc/rndc.conf। अभी जो मैंने आपको named.conf जो फाइल दिखाई थी उसमें मैंने बताया था कि डिफ़ॉल्ट में वो पोर्ट वाली जो लाइंस हैं वो इनेबल्ड रहती हैं। मैंने उनको ऑफ़ किया हुआ है, मतलब कमेंट किया हुआ है। तो वो इसलिए किया हुआ है मैंने कमेंट क्योंकि कोई थर्ड क्लाइंट
अगर कोई क्वेरी सेंड करता है तो मेरा डीएनएस सर्वर उन्हें रिजॉल्व करके दे पाए। तो अगर ये जो वर्क है हम इसे बोलते हैं रिमोटली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोमेन नेम्स या फिर रिमोट क्वेरीज फॉर द डोमेन नेम रिजोल्यूशन। ओके, तो इनके लिए जो हमारी इस काम के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबल फाइल्स होती हैं वो होती हैं rndc.conf एंड rndc.key। इसको हम बोलते हैं रिमोन नेम डिमोन्स या फिर रिमोन नेम सर्विसेज। तो ये हमारे जो एक्सटर्नल क्लाइंट से जो सर्विसेज आ रही हैं उनको रिजोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फाइल्स हैं और रिस्पॉन्सिबल कमांड्स हैं। ओके, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है तो ये उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नेक्स्ट इज /etc/sysconfig/named। ये हमें बताती है कि हमारी सर्विस किस तरह से स्टार्ट होनी है, किस तरह से स्टार्ट होगी। तो ये हमें बताते हैं कि हमारी सर्विसेज किस तरह से स्टार्ट होनी है। नाउ नेक्स्ट बहुत सारी यूज़र फाइल्स हैं के अंदर हमारी फाइल्स स्टोर हुई हैं। देन हम देख सकते हैं बहुत सारी HTML फाइल्स हैं यहाँ पर। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे जो कि ये बताते हैं कि हमारे DNS सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम अपने सिस्टम पे। तो यहाँ से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। नाउ हम देखते हैं फॉर के अंदर name.log लॉग फाइल है हमारी नेम्ड की। देन /var/name जो कि हमने देखा जोन फाइल थी हमारी, जोन कंटेनर था हमारा। नेक्स्ट इज /var/name/data। जोन डायरेक्टरी के अंदर कई तरह के डायरेक्टरीज होती हैं जैसे /data/dynamic एंड /labs। देख लेते हैं, हम जाते हैं cd/var/named। ओके, यहाँ करते हैं हम ls-la। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ फाइल्स हैं जो हमने क्रिएट की हैं एंड 3 डायरेक्टरीज हैं। ओके, तो डेटा, डायनेमिक एंड स्लेब्स। ये जो डायरेक्टरीज हैं डेटा, डायनेमिक एंड स्लेब्स, ये डायरेक्टरीज यूज़ होती हैं जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी DNS सर्वर्स अगर हम यूज़ कर रहे होते हैं तब हमारी ये जो डायरेक्टरीज हैं जब यूज़ हो रही होती हैं। डेटा के अंदर हमारा जो एक लॉग फाइल होती है वो जनरेट होती है जिसके अंदर प्राइमरी DNS के सारे लॉग्स स्टोर होते हैं। स्लेब्स अगर हम सेकेंडरी सर्वर भी यूज़ कर रहे हैं तो स्लेब्स के अंदर हमारे रिकॉर्ड जनरेट होते हैं। डायनेमिक अगर हमारे पास DDNS की इंफॉर्मेशन अगर हमें देखनी होती है या फिर DDNS हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने नेटवर्क पे, तब हमें डायनेमिक डायरेक्टरी के अंदर के डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ हमारे पास कुछ फाइल्स भी हैं जैसे name.ca, name.empty, name.localhost। तो हम एक एक करके देख लेते हैं फाइल्स को। name.named.ca। तो ये जो फाइल है हमारे पास, ये फाइल जो है रूट सर्वर की फाइल है। मीन्स यहाँ पर हमारे रूट सर्वर की इंफॉर्मेशन होती है। रूट सर्वर्स क्या होते हैं कि अगर हमारे पास अगर कोई डोमेन नेम है लाइक www.google.com, तो ये हमारा पूरा डोमेन नेम नहीं होता। हम अगर फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम की बात करें तो वो होता है www.google.com। डॉट कॉम के बाद में एक और डॉट होता है जो कि रूट होता है। हमारा का जो डोमेन नेम रेजोल्यूशन स्टार्ट होता है वो लास्ट से स्टार्ट होता है .com डॉट से। तो सबसे पहले रूट सर्वर्स आते हैं जो कि ओवरऑल वर्ल्ड 13 हैं। और अगर हमारा डोमेन नेम हमारे पास हमारे लोकल DNS पे नहीं रिजॉल्व होता है तो हमारा लोकल DNS जो है रूट सर्वर को क्वेरी करता है और वहाँ से रिजोल्यूशन लेता है हमारे सर्वर्स की डोमेन नेम की। ओके, तो हम एक वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हमारे डोमेन नेम जो है किस तरह से रिजॉल्व होते हैं। तो उसके बारे में भी एक प्रॉपर हम वीडियो बनाएंगे तो तब देखेंगे। तब तक के लिए हम इसको देख लेते हैं कि ये हमारे रूट सर्वर्स हैं 13। उनकी इन्फॉर्मेशन अगर हम DNS सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हमारे पास इनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, नाउ
सॉरी, एम्पटी, ये हमारी जो लोकल डीएनएस है, लोकल डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसमें कई तरह के रिकॉर्ड्स हैं हमारे, एस ओ ए रिकॉर्ड है, एन एस रिकॉर्ड है, ए रिकॉर्ड है एंड क्वाडी रिकॉर्ड है। तो इसको देख लेते हैं। एंड अदर लोकल होस्ट एंड लूप बैक, ये सारे के सारे लोकल होस्ट की फाइल्स हैं और लोकल होस्ट की एंट्रीज हैं यहाँ पर। तो ये भी लोकल होस्ट की एंट्रीज हैं यहाँ पे। तो ये सारी की सारी लोकल होस्ट रिलेटेड फाइल्स हैं। एंड यूमी.com जो मैंने क्रिएट की है, तो उसको हम जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी डीएनएस के बारे में डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। तो अब तक हम कई सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज के बारे में देख चुके हैं। तो नाउ हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है डीएनएस की। अब हम अपना डीएनएस जो है, जो हमारा कैशिंग ओनली नेम सर्वर है और कैशिंग ओनली डीएनएस है, उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। तो अभी हमने देखा था कि हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं और सर्विसेज हैं वो सारी जगह ऑफ थी। तो सबसे पहले हमें उनको ऑन करना पड़ेगा। तो chkconf नेम्ड करना है हमें ऑन, तो हमने ऑन कर दिया। नाउ हमें सर्विसेज को ऑन करना पड़ेगा। तो सर्विस नेम्ड स्टार्ट, हमारी सर्विसेज जो है स्टार्ट हो गई। नाउ हमने एक क्वेरी की अपने डीएनएस से, डिग से हम क्वेरी करेंगे। किससे करेंगे? लोकल होस्ट से कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा जो डीएनएस है हम हमारे लोकल पे प्रेजेंट है, तो हम लोकल होस्ट पे करेंगे। अगर हम बाहर से क्वेरी सेंड करेंगे तो लोकल होस्ट की जगह पे हम अपने सिस्टम का आईपी देंगे, यानी जो हमारा डीएनएस सर्वर होगा उसका आईपी देंगे और वहाँ पे क्वेरी को सेंड करेंगे। तो dig@localhost, और मेरे को सॉल्व करना है लोकल होस्ट को। ओके, देखो लोकल होस्ट की जो एंट्रीज हैं वो सॉल्व होके आई। जैसे ए है, ए रिकॉर्ड्स आ गए, एन एस रिकॉर्ड्स आ गए, क्वाडी रिकॉर्ड्स आ गए। और इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमने डिग किया लोकल होस्ट को, हमारा एक सर्वर फाउंड हुआ। तो हमारा क्वेश्चन था लोकल होस्ट डॉट, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हम जब भी डीएनएस सर्वर पे वर्क करते हैं तो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम्स पे डिस्कस करते हैं। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम्स क्या होते हैं? अगर हम पीछे डॉट लगा देते हैं तो वो होता है हमारा फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, FQDN। ओके, तो ये हमारी क्वेरी थी लोकल होस्ट डॉट, हमें ए रिकॉर्ड मिला, ए रिकॉर्ड देखना था, उसका आंसर मिला हमें, ए रिकॉर्ड का आईपी रिजोल्यूशन मिल गया, उसका एनएस नेम सर्वर मिल गया उसका लोकल होस्ट का। एंड एडिशनल सेक्शन में हमें मिला उसका क्वाडी रिकॉर्ड। और भी रिकॉर्ड्स अगर उसका एमएक्स रिकॉर्ड अवेलेबल है और कई तरह के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं तो वो भी हमें मिल सकते हैं यहाँ पे। एंड अथॉरिटी सेक्शन, जो कि अथॉरिटी सर्वर्स होंगे उसके, वो मिल गए हमें। हमें 3 मिली सेकेंड्स में उसका जो रिस्पॉन्स है वो हमें मिल गया। तो ये तो हमारा लोकल होस्ट था। अगर मैं अभी www.google.com अगर मैं करता हूँ तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा सिस्टम जो है एक्सटर्नल इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। नाउ मैं अपना सिस्टम जो है एक्सटर्नल इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ। ओके, देखिए जिस टाइम हमने जब हमारा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट हुआ और हमने अभी जो क्वेरी की उसका हमें रिस्पॉन्स मिला। ओके, तो हमारा एक सर्वर फाउंड हुआ, मतलब हमने लोकल उसको रिक्वेस्ट भेजी थी तो एक सर्वर मिला वहाँ पे। हमारा क्वेश्चन था www.google.com और आंसर हमें 4 रिस्पॉन्स मिले, 4 ए रिकॉर्ड्स मिले हमें, 4 ए रिकॉर्ड्स फाइंड हुए और उनके जो आईपी थे वो अलग अलग थे।
ठीक है। 4 हमें अथॉरिटी सर्वर्स मिले और नेम सर्वर्स मिले, NS1, NS2, NS3 एंड NS4। और जो हमारा क्वेरी रिस्पॉन्स टाइम था वो था 3323 मिली सेकेंड्स। नाउ अगेन मैं अगर इस क्वेरी को देता हूँ तो 8 मिली सेकेंड्स में रिजॉल्व हुई। नाउ इस टाइम जो हमारी ये क्वेरी जो रिजॉल्व हो गया है वो हमारे कैशिंग नेम ओनली सर्वर से होके आई। मतलब अब ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये मेरे कैशे में आके स्टोर हो चुके हैं। मैं अब जितनी बार करूँगा वो उतने जो हमारा रिप्लाई टाइम है, जो रिस्पॉन्स टाइम है वो हमारा कम होता गया। 1 मिली सेकेंड हो गया, ओके, इससे भी कम हो जाएगा, 0 मिली सेकेंड आएगा। ओके, तो अब हमारा जो क्वेरी रिस्पॉन्स टाइम है वो 0 मिली सेकेंड्स है। तो ये चीज़ अब हमारे कैशे में आके स्टोर हो गई है। और ये जो हमारे कैशे नेम ओनली सर्वर है वो अगर कोई रिस्पॉन्स बाहर से आके स्टोर होता है तो वो 1 आवर के लिए स्टोर होता है। ठीक है, 1 आवर तक ये मेरे कैशे में रहेगा। आफ्टर देन इसको डिलीट कर दिया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये पोर्ट 53 पे वर्क करता है यूडीपी के। तो नाउ अगर कोई, ये तो मेरा लोकल होस्ट था, अगर कोई भी हमारा एक्सटर्नल क्लाइंट या थर्ड क्लाइंट मेरी ऑर्गेनाइजेशन का वो रिजॉल्व करना चाहता है किसी डोमेन को मेरे सिस्टम से या मेरे डीएनएस सर्वर से, नाउ कैसे कर सकता है? तो उसके लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो /etc/name.conf, ओके, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखी हैं। तो हम डिफ़ॉल्ट जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं उसमें हम इन दोनों को कमेंट कर देते हैं, पोर्ट 53 पे लेशन नहीं कराते उन्हें, एंड अलाउ क्वेरी पे हम कर देते हैं एनी। मतलब कोई भी अगर क्वेरी बाहर से बंदा सेंड करता है तो हमारी रिजॉल्व होनी चाहिए। ओके, नाउ हम जो है इसको क्लोज कर देते हैं और हमारा एक दूसरा सर्वर है उसको पावर ऑन कर लेते हैं। वहाँ से देखेंगे कि वो क्वेरी सॉल्व करता है या नहीं। इसके लिए हमें हमारे सिस्टम का आईपी पता होना ज़रूरी है, जो कि है 192.168.9.269, क्योंकि अब हम जो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वो लोकल होस्ट पे ना सेंड करके इस पर्टिकुलर आईपी पे सेंड करेंगे। ओके ओके, नाउ टिक मेरे को सेंड करना है 192.168.9.29। दिस इज़ द आईपी, ओके, दिस इज़ द आईपी, एंड मेरे को रिजॉल्व करके देना था www.google.com। तो देखते हैं रिस्पॉन्स क्या मिलता है। ओह, अभी मेरा सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो अभी रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिलेगा। नाउ मेरा सिस्टम कनेक्ट हुआ तो मैं 192.168.9.29 को ओके कनेक्टेड हो गया है सक्सेसफुली। अब हम क्वेरी कर सकते हैं। ओके, नाउ देखिए हमने क्वेरी किससे की, रिस्पॉन्स किससे हम मांग रहे हैं, 129 से मांग रहे हैं, एंड हमें एक सर्वर फाउंड हुआ इस पे, एंड हमारा क्वेरी थी ये, हमें ये मिल गए, ये भी आंसर्स मिल गए, 866 मिली सेकेंड्स में मिला। सर्वर था 192.168.9.129। इस तरह से हम अपना कैशिंग नेम सर्वर, अब देखो हमारा टाइम जो है कम हो गया, 1 मिली सेकेंड हो गया, और रिस्पॉन्स अभी भी ये यहीं से ले रहा है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैशिंग ओनली नेम सर्वर। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट